बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया। 5 मंजिला ये इमारत कल शाम अचानक भरभरा कर गिर गई। बिल्डिंग में अलग अलग कंपनियों के कॉर्पोरेट ऑफिस चलते थे। वीकेंड होने की वजह से आज वहां लोगों की कमी थी, यानी लोग ज्यादा मौजूद नहीं थे। लेकिन बिल्डिंग का मलबा बगल की कैंटीन पर गिरा, जहां कुछ स्टूडेंट्स डिनर कर रहे थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सबसे पहले मदद शुरू की, लोगों को मलबे से निकालने का काम शुरू किया। इसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और डीटीएमए की टीम पहुंची। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला और अब तक 10 लोगों को मलबे से निकाला गया। घायलों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सफदरजंग और एम्स में भर्ती कराया गया है। मलबे में अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वैसे वैसे उन लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है जिनके परिवार वाले इस मलबे में फंसे हुए हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये दिल्ली के साकेत का वो इलाका है जहां पर कल एक 5 मंजिला इमारत भर भरा कर गिर गई। अब वीकेंड होने की वजह से, यानी कि शनिवार होने की वजह से दफ्तर में लोग मौजूद नहीं थे। लेकिन इस इमारत का जो मलबा है वो पास में मौजूद एक कैंटीन में गिरा। अब उस कैंटीन में कई स्टूडेंट्स जो इस इलाके में रहते हैं वो खाना खा रहे थे, वो इसकी चपेट में आ गए। अब तक मलबे से 10 से ज़्यादा लोगों को निकाला गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ और लोग फंसे हो सकते हैं, जिसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। मौके पर इस वक्त एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल रखा है। जिनको यहाँ से निकाला गया उनको ग्रीन कॉरिडोर बना के अस्पताल तक पहुँचाया गया है, सफदरजंग तक ले जाया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिरकार दिल्ली में साकेत जैसे एक पॉश इलाके में अगर 5 मंजिला इमारत भर भरा कर गिर जाए तो उसके कंस्ट्रक्शन पे सवाल उठता है, और साथ ही जिनकी ओर से इस बिल्डिंग के नक्शे को पास किया गया या बिल्डिंग की जो क्वालिटी थी उसकी देखरेख करने वाले उसके जिम्मेदार लोगों पर सवाल उठता है कि कैसे इतनी बड़ी घटना हो सकती है। अब सोचिए कि यहाँ पर कई सारे दफ्तर चलते थे और आसपास का इलाका आप देखिए कि कितना घनी आबादी वाला इलाका है। अब यहाँ पर इमारत बनाई गई है और जैसा प्रतीत होता है कि शायद हो सकता है जो लाल डोरा इलाका कहते हैं, जिन्हें जो गांव क्षेत्र पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है दिल्ली के अंदर, अर्बन विलेज जिसे कहा जाता है, उसके अंदर ये इमारत बनी हुई थी। अब यहाँ पर कई बार जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है उसकी दायरे में नहीं आता है, उसका दायरा नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर इमारत बनाई जा रही तो इसकी क्वालिटी की जिम्मेदारी किसकी है? अगर यहाँ पर दफ्तर में लोग मौजूद रहते तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों की जान जाती। आप देखिए आसपास का जो पूरा इलाका है पूरी तरह से आबादी वाला इलाका है, यहाँ पर कितनी सारी इमारतें इसी तरह से बनी हुई हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो बाकी इमारतें यहाँ पर मौजूद है, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई होगी? क्या उनकी सेफ्टी को जांचा जाएगा? लेकिन इस वक्त आप देखिए कि सुबह सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। मलबे से उन लोगों को निकाला जा रहा है जो इस मलबे में फंसे हुए हैं। उनके परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर कब उनके परिजन इस मलबे से बाहर निकलेंगे। हालांकि 10 लोगों का अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया है और कई लोगों के दबे होने की भी आशंका यहाँ पर लगाई जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सूर्या मर्डर केस में पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है और पुलिस ने मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर कर दिया है। अगर आपको याद हो कि बकरी ईद के दिन सूर्या को घर से बुलाकर असद नाम का यह आरोपी साथ ले गया और उसके बाद सरेआम गली में उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद भीषण गुस्सा था लोगों के बीच। लगातार लोग मांग कर रहे थे कि आरोपी को सजा दी जाए, तो आखिरकार इस आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, लेकिन उसे सरेंडर करने के लिए कहा गया। जब वो सरेंडर नहीं किया तो उसके बाद पुलिस को यहां पर कार्रवाई करनी पड़ी और असद, ये मुख्य आरोपी है जिसने सूर्या की हत्या कर दी थी, उसको एनकाउंटर में मार गिराया गया है। ये घटना गाजियाबाद के खोड़ा इलाके की है। आपको बता दें पूरी घटना क्या है संक्षेप में। 28 तारीख को बकरी ईद के दिन सूर्या, जो करीब 17 साल का लड़का है, 10वीं की कक्षा में पढ़ता था, उसे असद बुलाकर ले गया। अपने गली में ले जाने के बाद वहां पर मौजूद कुछ लोगों के साथ उसने उसके साथ बहसबाजी की, जिसके बाद असद ने अपने पास मौजूद चाकू के जरिए उसके पर 1-2 बार नहीं कई बार वार किए, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल सूर्या को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। ये वो वीडियो क्लिप है जिसमें साफ आप देख सकते हैं कि मैं 17 साल का सूर्या, इस हत्याकांड में जो मौत के घाट उतार दिया गया था, उसके आरोपी असद को पुलिस ने पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी थी। वो अपने घर को छोड़कर फरार हो चुका था, उसके परिवार वाले मौजूद नहीं थे। आखिरकार पुलिस ने उसे तलाशा। जब पुलिस ने उसको चैलेंज किया कि वो हथियार डाल दे,
वो पुलिस के सामने सरेंडर कर दे। बताया जा रहा है उसके बाद एनकाउंटर हुआ है। जब पुलिस के बताने के बाद भी वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो आखिरकार पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और पुलिस के एक्शन में ढेर हो गया है। ये आरोपी जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके मासूम चेहरे पर मत जाइए, लेकिन इसने एक बहुत ही घिनौने कृत्य को अंजाम दिया है। एक मैं 17 साल के सूर्या को, जो 10वीं का छात्र था, उससे मौत के घाट उतार दिया है। अब सूर्या के मां ने क्या कहा है इस घटना के बाद, आपको सुनाते हैं। तो कहाँ हुआ ऐसा? एक का ही तो मुझे दिखाई दिया, फिर मुझे तस्वीर तो अभी दिखाई दी नहीं गई है। मुझे तस्वीर, असद की तस्वीर मेरे आंखों के सामने लाई जाए। आपने जो मांग की थी एनकाउंटर की, वो तो पूरी कर दी है। हाँ, वो कर दिया, लेकिन मेरे सामने मुझे तसल्ली जब ही होगी जब मुझे तस्वीर दिखाई जाएगी। बाकी उसके परिवार के साथ में लड़के थे उनका भी इनकाउंटर इसी प्रकार होना चाहिए जैसे इसका हुआ। क्यों उनने सबने मिलकर, किसी ने मेरे बच्चे का गले हाथ पकड़े हैं, किसी ने गला पकड़ा है, किसी ने 7 लड़कों ने मिलकर किया है। तो सबका इनकाउंटर इसी तरह होना चाहिए और सबके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। आज आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रहे हैं, तो उसको लेकर कुछ कहेंगे? तो अभी सूर्य की मां को सुना आपने, किस तरीके से उन्होंने बुलडोजर एक्शन की मांग की है। गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्य मर्डर केस में ये पुलिस ने अब एक्शन लिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया है और बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ और सूर्य पर चाकू से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल सूर्य को आनन फानन में नोएडा सेक्टर 62 में स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल जब ले जाया गया तो वहां इलाज के दौरान शुक्रवार दोपहर 12 बजे ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और एहतियातन भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद के खोड़ा में जो हत्याकांड हुआ था, सूर्या हत्याकांड, जिसका मुख्य आरोपी असद अपने परिवार के साथ फरार चल रहा था। आखिरकार पुलिस को उसकी तलाश थी, पुलिस दबिश दे रही थी, तो उसके बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी असद को सरेंडर करने के लिए कहा। लेकिन जब वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और उसी एक्शन में असद ढेर हो गया। अब इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो इस घटना के सामने आने के बाद लगातार मांग की जा रही थी कि जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब इस पूरे मामले में उप मुख्यमंत्री सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने संज्ञान लिया, उसके बाद खुद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए परिवार से मुलाकात करने की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि जो भी इसके लिए गुनहगार हैं उनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, परिवार को इंसाफ दिलाया जाएगा। और ठीक उससे पहले यह बड़ी खबर आई है कि पुलिस के साथ एनकाउंटर में असद ढेर हो गया है। अब सोचिए कि एक जो मामूली सा विवाद था और इसमें मैं 17 साल का सूर्या जो 10वीं का छात्र था, उसके ऊपर किस तरह से हमला किया गया। बकरी ईद का दिन था, बताया जा रहा है कि उसको बुलाएगा, उसके साथ उसका साथी आयुष भी था सूर्या का। उसके बाद आप देखिए गली में मौजूद करीब 5 से 7 लोग मौजूद थे, उनके साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ, कहासुनी हुई। अब कहासुनी इस लिहाज से देखा जाए तो क्या हो सकता है, थोड़ी मारपीट होगी, लेकिन यहां पर देखिए कि इतने सारे लोगों ने मिलकर सूर्या को घेर लिया, 7-8 लोग जो मौजूद थे। उसके बाद चाकू था किसके पास? असद के पास। और असद ने कहा कि तुमने कभी किसी बकरी की कुर्बानी देखी है? आओ मैं आपको दिखाता हूं। तो आप समझ सकते हैं कि पहले से तय करके आया गया था कि सूर्या को मौत के घाट उतारा जाएगा, तभी उसके पास चाकू भी मौजूद था और उसी चाकू से देखिए गोद कर उसकी हत्या कर दी गई। अब जब तक उसे अस्पताल ले जाते और अस्पताल ले जाने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि बहुत बुरी तरह से वो घायल हुआ था। अब इसके बाद लगातार परिवार की ओर से इंसाफ की मांग उठाई जा रही थी कि इंसाफ मिले और तमाम जो वहां के लोग थे उन्होंने भी ये कहा था कि जो इसके लिए दोषी है उसको कड़े से कड़ी सजा दे जानी चाहिए। और परिवार का तो यह था कि एनकाउंटर हो जाना चाहिए। सूर्या की मां ने कहा था खून के बदले खून चाहिए। और अब बात करें असद की, तो असद के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद अब इसका एनकाउंटर हो गया और इसमें ढेर हो गया। आप सभी को बता दें, जब सूर्य की मां से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे जब तक असद का खून न दिख जाए, मुझे जब तक असद की बॉडी न दिख जाए, तब तक मैं हालांकि ये नहीं मानूंगी। लेकिन फिर भी ये मां की एक आवाज थी, उन्होंने कहा कि मुझे बुलडोजर एक्शन की भी उन्होंने मांग की और साथ ही कहा कि किस तरीके से उन्होंने मेरे बेटे को मारा, मुझे भी उसी तरीके से उस असद की बॉडी देखनी है। तो एक बार फिर से हम सूर्य की मां का आपको वो बयान सुनाते हैं। कहाँ हुआ है सर? एक का ही तो मुझे दिखाई दिया, फिर मुझे तस्वीर तो अभी दिखाई दी नहीं गई है। मुझे तस्वीर, असद की तस्वीर मेरे आंखों के सामने लाई जाए। आपने जो मांग की थी एनकाउंटर की, वो तो पूरी कर दी है। हाँ, वो कर दिया, लेकिन मेरे सामने मुझे तसल्ली जब ही होगी जब मुझे तस्वीर दिखाई जाएगी।
बाकी उसके परिवार के साथ में लड़के थे उनका भी इनकाउंटर इसी प्रकार होना चाहिए जैसे इसका हुआ। क्यों उनने सबने मिलकर, किसी ने मेरे बच्चे का गले हाथ पकड़े हैं, किसी ने गला पकड़ा है, किसी ने 7 लड़कों ने मिलकर किया है। तो सबका इनकाउंटर इसी तरह होना चाहिए और सबके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। आज आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रहे हैं, तो सूर्य की मां को सुना आपने किस तरीके से उन्होंने योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि उन 7 लोगों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि उन्होंने मेरे बेटे सूर्य के साथ किया। तो गाजियाबाद के खोड़ा की ये खबर, सूर्य मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने जो मुख्य आरोपी था असद, उसका एनकाउंटर कर उसे ढेर कर दिया है। इस पर 50,000 का इनाम भी रखा था और एनकाउंटर में पुलिस का एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है। दोनों तरफ से करीब 10 राउंड फायरिंग हुई और बताया यह जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ और सूर्य पर चाकू से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल सूर्य को जल्दबाजी में नोएडा सेक्टर 62 स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया और 12 बजे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और एहतियातन भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। हालांकि सूर्य की मां का यह कहना है कि 7 आरोपी, जो 7 लोग वहां पर मौजूद थे, और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि 7 लोगों ने घेर कर सूर्य का किस तरीके से गला काटा और असद सबसे मेन आरोपी था जिसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल सूर्य की मां का है कि आखिर उन 7 जो लोग मौजूद थे उसमें, उनके साथ कब उन पर एक्शन लिया जाएगा। हालांकि अभी जो खबर आ रही है, असद के जो साथी थे वो अभी फरार चल रहे हैं। मेन आरोपी यानी कि असद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। यानी कि खोड़ा में जो खौफ का दूसरा नाम था असद गैंग का, उस मेन असद गैंग का अंत एक तरीके से हो गया है। अब पुलिस इस पूरे मामले में क्या कह रही है आपको बताते हैं। खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्य चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्य चौहान की मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 5 लोगों के विरुद्ध थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और शीघ्रता से कार्रवाई करते हुए इसमें 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। असद जो इस घटनाक्रम का मुख्य आरोपी था वो फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है और वहां से उनसे कुछ पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। इस सूचना के आधार पर एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में असद और उसका एक साथी बाइक से यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस टीम के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया जाता है और उनको चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर देते हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की जाती है जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे एक कांस्टेबल भी घायल होता है जिसको अस्पताल पहुँचाया गया है। असद का जो दूसरा साथी था वो मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब होता है। असद की जो तो यहां पर पुलिस ने इस पूरे एनकाउंटर की कहानी सामने रख दी है। दरअसल लगातार असद की तफ्तीश की जा रही थी और साथ ही साथ उसके लिए अलग अलग जगह पे दबिश दी जा रही थी, यानी कि उसको तलाशा जा रहा था। लेकिन इसी दौरान पुलिस को यह जानकारी मिलती है कि जो असद है वो भागने की फिराक में है। अब भागने के लिए उसको पैसे की जरूरत थी। उसके बाद वो संपर्क करता है अपने कुछ दोस्तों के साथ जो इसी खोड़ा इलाके में रहते थे, ताकि वो पैसा लेकर वहां से फरार हो जाएगा। अब इसकी जानकारी जैसे पुलिस को मिली तो पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाई, यानी कि तलाशी अभियान चला दी। उसके बाद अलग अलग जगह पे बैरिकेडिंग की गई। अब यहां पर ही एक बाइक पर अपने दोस्त के साथ असद नजर आता है, जिसके बाद पुलिस उसे सरेंडर करने के लिए कहती है। लेकिन पुलिस की इस सरेंडर करने की बात को अनसुना करके पुलिस के ऊपर हमला करता है। अब जवाबी कार्रवाई पुलिस भी करती है। दोनों तरफ से 10 राउंड फायरिंग होती है जिसमें एक पुलिस के कांस्टेबल भी घायल हो जाते हैं और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में यह असद ढेर हो जाता है और उसका दोस्त मौके से फरार हो जाता है। लेकिन ये जो पूरी घटना सामने आई थी, इसको लेकर आप कह सकते हैं कि लोग स्तब्ध थे, क्योंकि एक 17 साल के 10वीं के छात्र को जिस तरह से बेरहमी से मारा गया, उसके बाद सवाल उठ रहा था कि आखिरकार ये जो असद है इसके दिमाग में किस तरह की मानसिकता रही होगी कि वो पहले से तय करके आया था कि किस तरह से उसको मौत के घाट उतारेगा। और यह वही बाइक है और यह वही जगह है जहां पर एनकाउंटर हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि ये एक खाली इलाका है। हो सकता है कि पुलिस ने जब धावा किया तो वो बाइक लेकर भागा होगा बचने के लिए। उसके बाद वो सुनसान इलाके में पहुंचा जहां पर ये बाइक पड़ी हुई है और यहां पर ही ये एनकाउंटर हुआ है, जहां पर इस वक्त पुलिस के तमाम
अधिकारी भी मौजूद हैं, पुलिसकर्मी मौजूद हैं। 10 राउंड इसमें फायरिंग हुई है, एक दो नहीं 10 राउंड फायरिंग हुई है। और ये आप हथियार भी देख सकते हैं, जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया बताया जा रहा है असद की ओर से। और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में असद ढेर हो गया, उसका दोस्त मौके से फरार होने में कामयाब रहा है। अब फॉरेंसिक की टीम और तमाम जो यहाँ पर जांच एजेंसियां हैं सबूत इकट्ठा कर रही है और पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित किया था असद के ऊपर। तो ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं घटनास्थल की, जहां पर एनकाउंटर हुआ। और 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से। और हमारे साथ शोएब इस वक्त जुड़ गए हैं। शोएब, आपके पास क्या जानकारी है? ये तो बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को, क्योंकि लगातार पुलिस के ऊपर सवाल उठाया जा रहा था। हाँ बिल्कुल अमित, देखिए जब से सूर्या को इस तरह से मौत के उनकी हत्या की गई, मर्डर उनका किया गया बुलाकर, उसके बाद से ही लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। और खासतौर पर जो सूर्या की मां थी वो लगातार मीडिया में कह रही थी कि उनको मौत का बदला मौत चाहिए, और किस तरह से उनके बेटे को बुलाकर चाकू से गोद दिया गया। उसके बाद से ही पुलिस लगातार तलाश कर रही थी कि जो आरोपी और खासतौर पर मुख्य आरोपी जो असद है उसको पकड़ा जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको सजा दिलवाई जाए, ये तमाम चीजें। और पुलिस को जानकारी मिली थी कि पैसे लेकर असद भागने की कोशिश कर रहा है, और उसी के बाद पुलिस ने उनका पीछा किया। तो पुलिस पर फायरिंग की गई। एक जो पुलिसकर्मी है वो जख्मी भी हुआ इस पूरे इनकाउंटर में, जिसके बाद आत्मरक्षा में गोली चलाते हुए पुलिस ने असद को मार गिराया, उसका इनकाउंटर कर दिया। तो पुलिस के लिए ये जरूर कामयाबी है कि जो सूर्या की मां है वो लगातार सवाल खड़े कर रही थी और तमाम चीजें। तो अब इनकाउंटर हो गया है, और जो सूर्या की मां है उनकी तरफ से भी अभी थोड़ी देर पहले भी उनकी तरफ से बयान आया है कि वो पहले ये देखेगी कि उसको फोटो दिखाया जाए कि ये असद ही है, और साथ ही साथ वो ये भी मांग कर रही है कि इनके घरों पर बुलडोजर भी चलाया जाए। बिल्कुल शोएब, जैसे तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि सूर्य को सिर्फ एक असद नहीं बल्कि कई सारे लोग वहां पे मौजूद हैं। तो उन पर क्या एक्शन अभी तक लिया गया है? क्योंकि जैसे कि सूर्य की मां ने कहा कि 7 लोग मौजूद थे और उन्होंने मेरे बेटे को मिलकर मारा, तो बाकी लोग अभी तक कहां हैं? बिल्कुल, देखिए पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस को जैसे जानकारी जिस तरह से मिलेगी वो उसी तरह से कार्रवाई करेगी। असद इसमें मुख्य आरोपी था, और असद की तरफ से ही कहा जा रहा है कि उसकी तरफ से ही बुलाया गया था, चाकू से उसकी तरफ से ज्यादा वार किए गए। तो पुलिस ने, हो सकता है कि दूसरे लोगों की भी जो तलाश है, जाहिर सी बात है पुलिस कर रही है, लेकिन उनकी लोकेशन का उस तरह से पता नहीं चल पाया हो। जी, लेकिन शोएब लेकिन इस बीच, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का इलाका है जहां पर यह घटना हुई थी, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया था, और लॉ एंड ऑर्डर जिसको लेके मुख्यमंत्री या फिर सरकार की जहां पर तारीफ की जाती है वहां पर आलोचना होने लगी। तो कितना अहम हो गया था पुलिस के लिए कि उसके ऊपर जो ये सवाल खड़े किए गए हैं उन सवालों का जवाब दिया जाए। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार ये बात कही जाती है कि जो क्रिमिनल है वो क्राइम करते हुए घबराते हैं। उन्होंने या तो क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर इस बात को कहते हैं कि अगर आपने क्राइम किया तो आप बख्शे नहीं जाएंगे, और हम हर घटना के बाद ये चीजें देखते भी है। लेकिन इस घटना ने यकीनन सबको चौंकाया कि इस तरह से बुलाकर कई लड़कों ने एक साथ सूर्या को मारा और चाकू से गोद दिया। तो सवाल खड़े हुए थे, लेकिन ये सबको पता था कि जो अंजाम होगा हत्यारों का वो क्या होगा, ये भी सब जानते हैं, और वही चीजें अब निकलकर सामने भी आई है। तो कुल मिलाकर अगर आप क्राइम करते हैं तो क्राइम करने में आप कामयाब हो भी जाते हैं, तो अंजाम आपका यही होगा जो असद का हुआ। वही चीजें हमेशा देखने को मिलती है। शुरुआत से आप देखिए किसी भी घटना में वही तमाम चीजें यहाँ पर भी देखने को मिली। अब पुलिस दूसरे जो आरोपी है उनकी भी तलाश कर रही है, और हम ये देख रहे हैं कि लगातार जो सूर्या की मां है उनकी तरफ से भी जो बातें हैं वो रखी जा रही है, कही जा रही है। जाहिर सी बात है कि उनके घर का जो चिराग है वो बुझ गया, और वो इंसाफ चाहती है, इसीलिए वो लगातार कह रही है कि सिर्फ इनकाउंटर नहीं बल्कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर भी चलाया जाए। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में तमाम जो कार्रवाइयां है
वो भी देखने को मिले। बिल्कुल लेकिन शोएब, जैसा आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार कहा है क्रिमिनल से कि अगर वो क्राइम कर रहे हैं, कोई अगर वो जुर्म कर रहे हैं तो ये ना सोचे कि वो बच जाएंगे, उनको अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा और जो पीड़ित परिवार है, जो भी पीड़ित है, उसको इंसाफ मिलेगा। और सूर्यापुरे इस मर्डर केस में जिस तरह से लगातार लोगों का गुस्सा भड़का था, लोग जिस तरह से इंसाफ की मांग कर रहे थे, पुलिस पर बहुत ज्यादा दबाव था और सीधे मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आखिरकार जो मुख्य आरोपी था असद, उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। और हेडलाइंस के बाद आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर हो गया है। पुलिस ने असद पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। पुलिस के मुताबिक कल रात असद अपने दोस्त के पास पैसे लेने पहुंचा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उसे घेरा, सरेंडर करने के लिए उसे कहा, लेकिन वो नहीं माना, जिसके बाद फायरिंग की गई। अब जवाबी कार्रवाई में असद को गोली लगी और वो मौके पर ढेर हो गया। एनकाउंटर में पुलिस का एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है। दोनों तरफ से करीब 10 राउंड फायरिंग हुई है। बताया यह जा रहा है पुलिस की ओर से कि एक पुरानी रंजिश थी और इसी विवाद को लेकर बकरी ईद के दिन असद ने सूर्या को अपने घर से बुलाया और अपनी गली में लेकर गया। अब उस गली में कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे, जिन्होंने एक साथ मिलकर सूर्या को घेरा। उसके बाद सूर्या के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया गया और घायल सूर्या को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी 29 तारीख को मौत हो गई। बकरीद यानी 28 तारीख को उस पर हमला हुआ था, 29 तारीख को उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया और परिवार की ओर से और तमाम स्थानीय लोगों की ओर से यह मांग की जाने लगी कि जिसने ये हत्या की है उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए, उसका एनकाउंटर किया जाए। पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन असद और उसके परिवार का कुछ पता नहीं था। तो वही सूर्य की मां की बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि अब बुलडोजर एक्शन हो और जो 7 आरोपी बाकी थे उन पर भी बड़ा एक्शन हो। लेकिन साथ ही परिवार और दूसरे भी जो है लोग एक्शन की मांग यही कर रहे हैं कि जो काम उन्होंने और जो कुकृत्य उन्होंने सूर्य के साथ किया वही उनके साथ भी होना चाहिए। हालांकि अभी आपने सूर्य की मां की वो बात भी सुनी। उन्होंने कहा कि जो खून उन्होंने सूर्य का किया वैसा ही खून मुझे भी असद का देखना है और जब तक मैं उसकी तस्वीर नहीं देख लेती तब तक मेरे दिल में शांति नहीं मिलेगी। तो एक बार फिर से हम सूर्य की मां की बात वो सुनाते हैं, किस तरीके से उन्होंने आंखों में आंसू लिए वो बात बोली। कहाँ हुआ है सर, एक का ही तो मुझे दिखाई दिया, फिर मुझे तस्वीर तो अभी दिखाई दी नहीं गई है। मुझे तस्वीर, असद की तस्वीर मेरे आंखों के सामने लाई जाए। आपने जो मांग की थी एनकाउंटर की, वो तो पूरी कर दी है। हाँ वो कर दिया, लेकिन मेरे सामने मुझे तसल्ली जब ही होगी जब मुझे तस्वीर दिखाई जाएगी। बाकी उसके परिवार के साथ में लड़के थे उनका भी एनकाउंटर इसी प्रकार होना चाहिए जैसे इसका हुआ। क्यों उनने सबने मिलकर, किसी ने मेरे बच्चे का गले हाथ पकड़े हैं, किसी ने गला पकड़ा है, किसी ने 7 लड़कों ने मिलकर किया है। तो सबका एनकाउंटर इसी तरह होना चाहिए और सबके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। आज आप मुख्यमंत्री, तो यहाँ पर आपने सूर्या की मां को सुना है। सूर्या की मां ये कह रही है कि अब वो उस हत्यारे का चेहरा देखना चाहती हैं जिसने उसके घर के चिराग को बुझा दिया, बेरहमी से जिसे कत्ल कर दिया। और यहाँ पर आपको 2 तस्वीर दिखा रहे हैं। ये 28 तारीख की वो घटना है जिस वक्त सूर्या को घेर कर चाकुओं से गोदा जा रहा था, और ये तस्वीर आई है 31 तारीख की, यानी कि आज की सुबह की तस्वीर है। और बताया जा रहा है कि करीब जो दरमियानी रात थी, यानी कि 30 और 31 की दरमियानी रात को पुलिस ने पूरा का पूरा घेर रखा था खोड़ा का इलाका, जहां सूचना मिली थी कि असद अपने दोस्त के साथ पैसे लेने के लिए आ रहे ताकि मौके से फरार हो सके, यहां से भाग सके। अब पुलिस ने जब उसे बाइक पर देखा तो पुलिस ने उसे चैलेंज किया, पुलिस ने उसे रुकने के लिए कहा, जिसके बाद वो भागा। और पुलिस ने जब सरेंडर करने के लिए कहा, सरेंडर नहीं किया, पुलिस के ऊपर फिर फायरिंग की गई। अब पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसमें 10 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस के कांस्टेबल भी घायल हो गए और आखिरकार पुलिस की गोली से असद मौके पर ढेर हो गया। और ये वही एनकाउंटर की जगह है जहां पर यह घटना हुई है, एनकाउंटर हुई है। यहां पर देखिए एक बाइक आपको दिखेगा, साथ में यहां पर आपको एक पिस्टल भी यहां पर नजर आ रही है जिसका इस्तेमाल असद ने किया था। अब जाहिर सी बात है कि इसके पास देखिए पिस्टल भी मौजूद थी, हथियार इसके पास था, चाकू लेकर वो खुद पहुंचा था। अब पुलिस और तमाम जो यहां पर फॉरेंसिक की टीम है सबूतों को तलाश रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह से 17 साल की सूर्या की हत्या कर दी गई, वो सवाल खड़े करता है कि आखिरकार किस मानसिकता के साथ इस वक्त असद पहुंचा था और किस तरह की मानसिकता वो रखता है कि एक मामूली विवाद के लिए किसी को मौत के घाट उतार दें। पुलिस ने पूरे एनकाउंटर को लेकर क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी जिसमें असद नामक युवक के द्वारा
सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्या चौहान की मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 5 लोगों के विरुद्ध थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और शीघ्रता से कार्रवाई करते हुए इसमें 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। असद जो इस घटनाक्रम का मुख्य आरोपी था वो फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है और वहां से उनसे कुछ पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। इस सूचना के आधार पर एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में असद और उसका एक साथी बाइक से यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस टीम के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया जाता है और उनको चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर देते हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल पहुंचाया गया है। असद का जो दूसरा साथी था वो मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब होता है। असद की जो तो गाजियाबाद के डीजीपी को सुना आपने, किस तरीके से उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया कि कैसे जब असद फरार होने की फिराक में था और पैसों के लिए अपने दोस्त के पास वो जा रहा था, खोड़ा ही, और बाइक में वो सवार था किसी और के साथ, और तब पुलिस ने जब उसे देखा तो उसे रोकने की लाख कोशिश की गई, लेकिन उसने नहीं वो रुका और उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने असद को ढेर कर दिया। 10 राउंड फायरिंग इसमें हुई और तस्वीरें आप देख सकते हैं, यही वो पिस्टल थी जिससे असद ने पुलिस वालों पर जो वहां पर मौजूद थे उन पर एक के बाद एक फायरिंग की और ऐसे में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई जब की तो असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया और जो उसका साथी था, जो वो बाइक चला रहा था, वो साथी अभी हालांकि फरार है। तो पुलिस ने किस तरीके से बताया कि कुल जो है 5 आरोपी थे जिन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और 3 आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और जो मेन आरोपी था यानी कि मुख्य आरोपी असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। और हमारे साथ कुमार सोनू जुड़ गए हैं। कुमार, आपके पास क्या जानकारी मिल रही थी, क्योंकि कल आप खुद मौजूद थे जहां पर यह घटना हुई थी और आपने बात भी की थी सूर्या की मां के साथ, परिवारजनों के साथ, तमाम लोगों के साथ। आखिरकार पुलिस ने किस तरह से असद के बारे में जानकारी ली और उसे मौत के घाट उतारा? देखिए, दरअसल ये जब पूरा हत्याकांड हुआ, इसमें 28 तारीख को जो है सूर्या को चाकू मारा गया था और 29 तारीख को उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से असद जो है फरार चल रहा था, आरोपी फरार चल रहे थे। हालांकि इस मामले में कुछ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और बाकी फरार चल रहे थे, जिसमें असद मुख्य आरोपी था क्योंकि इसी ने ही चाकू सूर्या को मारा था। पुलिस को दरअसल ये इंटेलिजेंस था, इनपुट था, जिसमें पुलिस के पास ये जानकारी थी कि असद की मूवमेंट हो सकती है गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में, क्योंकि जब वो फरार हुआ था तो उसके बाद से उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे और उसे पैसों की जरूरत थी और अगर वो ऑनलाइन ट्रांसफर कराता, अपने बैंक अकाउंट में लेता तो शायद विड्रॉ भी करता और विड्रॉ करता तो उसके बाद पुलिस को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता चल सकता था। इसी चक्कर में पुलिस से बचने के लिए उसने जो है मैन्युअली सोचा कि पैसे जो है लिए जाएं और पुलिस के पास ये इनपुट मिला, जिसके बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर लगातार पुलिस जो है तलाशी अभियान चला रही थी। उसी दौरान पुलिस की मूवमेंट, पुलिस को जो है इसकी मूवमेंट का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने असद को रुकने का इशारा किया, लेकिन असद और उसका एक साथी मोटरसाइकिल पर थे। इन दोनों ने भागने की कोशिश की और उसी दौरान जो है पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और दोनों तरफ से टोटल 10 गोलियां बताया जा रहा है चली हैं, जिसमें जो असद का साथ मोटरसाइकिल पर दूसरा उसका साथी था वो तो फरार हो गया मौके से, लेकिन असद जो है जवाबी कार्रवाई में मारा गया। फिलहाल अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में और जुटी हुई है, जो बाकी कोई आरोपी है उनकी तलाश कर रही है और इलाके में जो है पुलिस बल को तैनात किया गया, साथ ही साथ पीएससी को तैनात किया गया ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। वहीं जो सूर्या की मां है उनका साफ तौर पर कहना है, मेरी बात हुई उनसे तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें ये राहत जरूर मिली है कि पुलिस की जो कार्रवाई हुई है वो संतोषजनक है, लेकिन अभी इसमें और कार्रवाई होना बाकी है फिलहाल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि
तीसरे दिन जो है सूर्या का एनकाउंटर सूर्या की मर्डर केस में फरार असद का एनकाउंटर हो जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। हालांकि पुलिस का कहना है कि घायल होने के बाद असद को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया। जी सोनू, कुल मिलाकर कितने आरोपी इसमें शामिल थे? क्योंकि हमने सूर्य की मां का वो बयान भी सुना जिसमें उन्होंने कहा कि 7 आरोपी थे, तो वहीं पुलिस ने कहा कि 5 आरोपियों पर जो है एफआईआर हो चुकी है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो अभी तक कुल मिलाकर कितने आरोपी इसमें शामिल थे? देखिए, इसमें टोटल 5 नामजद आरोपी हैं और एक वीडियो भी जो है कुछ सेकंड का सामने आया था, वो पुलिस की जांच का हिस्सा भी है वो वीडियो, जिसमें साफ दिख रहा है कि सूर्या की गले में हाथ डालकर असद उसको लेकर जा रहा है और कुछ लोग जो हैं लगातार उनकी लड़ाई को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सूर्या के 2 दोस्त भी जो हैं शामिल हैं। लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 5 नंबर गली में जैसे ही असद सूर्या को लेकर पहुंचा तो वहां पर उसको मार दिया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो सूर्या का दोस्त है उसने ये आरोप लगाया था कि असद का ये कहना था कि तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है? जब उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं देखा, तो उन्होंने कहा कि असद ने कहा कि मैं तुम्हें आज जो है बकरा हलाल होता दिखाऊंगा। उसके बाद चाकू मारा पेट में और उसके बाद चाकू को घुमाया ताकि जो है असद की मंशा थी कि सूर्या किसी भी कीमत पे बचे ना, और उसके बाद हत्याकांड को अंजाम देकर वो मौके से फरार हो गया। फिलहाल इस पूरे मामले में 5 जो आरोपी हैं वो नामजद हैं और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अगर और कोई भी होगा इस पूरी मर्डर में तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, उसको भी जो है। जाहिर सी बात है यहाँ पर कुमार सोनू की जो मानसिकता यहाँ पर असद की वो साफ नजर आती है कि बहुत ही इसने प्लानिंग के तहत यहाँ पर सूर्या को बुलाया और सूर्या को बुलाकर उसने मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उसके पास हथियार भी पहले से मौजूद था। अब जब पुलिस के साथ एनकाउंटर भी होता है तब सोचिए कि उसके पास एक ऑटोमेटिक पिस्टल भी मिला है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की उसकी मानसिकता रहेगी, किस तरह की क्रिमिनल माइंडसेट के साथ वो उस जगह पे पहुंचा होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में भी एक बड़ी घटना हुई है। साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया। 5 मंजिला ये बिल्डिंग कल शाम अचानक भरभरा कर गिर गई। बिल्डिंग में अलग अलग कंपनियों के कॉर्पोरेट ऑफिस थे। वीकेंड होने की वजह से लोग कम थे वहां पर, लेकिन उसका जो मलबा था वो पास में मौजूद एक कैंटीन में गिरा जहां पर स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे और उसकी जद में आ गए। और हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सबसे पहले मदद शुरू की, लोगों को मलबे से निकालने का काम शुरू किया और इसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और डीडीएमए की टीम भी पहुंची। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला और अब तक 10 लोगों को मलबे से निकाल लिया गया है। घायलों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सफदरजंग और एम्स में भर्ती कराया गया है। मलबे में अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है और मौके पर एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम वहां मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे उन लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है जिनके जो परिवार वाले हैं इस मलबे में फंसे हुए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों में इस हादसे के बाद काफी ज्यादा गुस्सा भी देखा जा रहा है। अपने परिवार वालों की तलाश में पहुंची एक महिला ने रेस्क्यू में लापरवाही का भी आरोप लगाया है। सुनिए उनको। हम पूछ रहे हैं हमारे फैमिली मेंबर्स कहाँ है, कोई रिस्पांस नहीं है। क्यों नहीं है कि मतलब नहीं है। मेरे पास वीडियो भी है, मैं अपने छत के टेरेस पे गई थी, देख रही थी क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, बस खड़े हैं पत्थर के ऊपर, चट्टान के ऊपर, देख रहे हैं, आराम से ड्रिल कर रहे हैं। कोई मिलेगा हम देख रहे हैं, भागो, ऐसे पत्थर मार रहे हैं, ऐसा मतलब हैंडल करते हैं पुलिस वाले। इससे अच्छा तो जो लोग थे यहाँ पे वही कर रहे थे। वो लोगों ने 3 लोगों को सेव किया। पुलिस के आने के बाद सिर्फ 2 लोग सेव हुए, वो भी 1-2 घंटे में। जो लोग थे उन्होंने क्या 10 मिनट के अंदर 3 लोगों को निकाला था। उनको ये था कि हमें लोगों को बचाना है, इनको ये है कि हमें एकदम सामान उठा के ले जाना है। सामान तो बाद में भी उठा के ले जा सकते हो, मलबा वलबा बाद में भी जा सकता है। साइड करो पत्थरों को, नहीं करना है इन लोगों को। और अगली बड़ी खबर दिल्ली के शालीमार बाग से है। साकेत जहां सड़क चौड़ीकरण के लिए डिमोलिशन ड्राइव होने वाला है और इसके लिए पुलिस और प्रशासन की टीम अभी से ही वहां पहुंच गई है। शालीमार बाग में आज बुलडोजर चलाया जाएगा। इसके लिए सुबह 4 बजे से भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। साथ ही बड़े बड़े बुलडोजर भी वहां पहुंच गए। जिले की डीसीपी सहित कई आला अधिकारी भी शालीमार बाग मैक्स हॉस्पिटल वाली रोड पर पहुंच गए और कुछ ही देर में बुलडोजर एक्शन भी शुरू होगा। रोड को चौड़ा करने के लिए करीब 150 मकानों को तोड़ने की तैयारी है। 30 मई तक मकानों को खाली करने का भी नोटिस दिया गया था। समय पूरा होते ही आज संबंधित विभाग एक्शन के लिए वहां पहुंच गया है और अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है। अब पश्चिम बंगाल में सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के मामले में सियासत तेज हो गई है।
पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने इस मामले में शुभेंदु सरकार को घेरा है। ममता का आरोप है कि अभिषेक बनर्जी को समय पर सही इलाज नहीं मिला, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर ऊपर से दबाव डाला जा रहा है। इतना ही नहीं, गंभीर चोट को हल्का करके दिखाया जा रहा है। वहीं ममता के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि ममता ने 15 साल तक जो कुछ किया बंगाल को दिया, अब बंगाल की जनता उसका हिसाब कर रही है। और ये उस वक्त की तस्वीर है जब सोनारपुर में अपने कुछ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए अभिषेक बनर्जी पहुंचे थे। आपको बता दें कि दक्षिण 24 परगना डायमंड हार्बर से सांसद है अभिषेक बनर्जी, और जब वहां पहुंचे तो उनके ऊपर जो गुस्साई भीड़ थी, जो लोग थे, स्थानीय लोग जो नाराज थे, उन्होंने अंडे फेंके, चप्पल फेंके। They want to kill me. They want to kill me. এরা আমাদের প্রাণে মারতে চায়, মেরে দিক। কিন্তু আজকে যে ঘটনা তারা ঘটাচ্ছেন এর থেকে লজ্জাজনক ঘটনা আর কিছু হতে পারে না। इंस्ट्रक्शन नहीं है उनको रखने का, देखने का। ये वही अभिषेक बनर्जी हैं और ये वही बंगाल है जहां 4 मई से पहले तक अभिषेक बनर्जी की तूती बोलती थी। अभिषेक बनर्जी खुलेआम किसी को भी धमकी देते थे, लेकिन उसी अभिषेक बनर्जी के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की, उन्हें थप्पड़ मारे, घूंसे मारे, उन्हें ईंट से निशाना बनाया गया, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए, वो भी उस इलाके में जिसे अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर दक्षिण में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ शनिवार शाम को मारपीट हुई। कुछ लोगों ने उनके कपड़े फाड़ दिए, अंडे फेंके, ईंट से हमला किया। हमले से बचने के लिए अभिषेक को हेलमेट पहनना पड़ा। ऑल बीजेपी स्पॉन्सर्ड। अब देखिए क्या हाल किया गया है। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। 1 महीना हुआ नहीं। भाई तुम लोग तो प्लीज सर, यू आर ऑन द वे टू मीट द पोस्टपोल विक्टिम्स। अब देखिए पुलिस कहीं नहीं है। पुलिस को बार-बार बोलने के बावजूद भी अभिषेक बनर्जी पर हुए इस हमले के बाद बंगाल से यूपी और दिल्ली तक की राजनीति गर्मा गई। पूर्व सीएम ममता बनर्जी अपने भाइयों अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले से भड़क गई हैं। उन्होंने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। ममता ने आरोप लगाया कि शासक हत्यारे बन गए हैं। बीजेपी को ऐसी हरकत पर शर्म आनी चाहिए। এত গুন্ডামি, এত গদ্দারি, এমনকি অমানবিক ভাবে যদি কেউ হসপিটালে ভর্তি হয় তাহলেও তাকে ট্রিটমেন্ট করা যাবে না। তাদের পরিবারে যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে তখন কি হবে? চিরকাল তো একজন চেয়ারে থাকে না। আমার মনে হয় দিল্লির বিজেপি নেতারাও এত খারাপ নয়। এখানে যা চলছে আর তার মধ্যে সিআইডি দেখাচ্ছে, লজ্জা করে না? একটা মানুষ কষ্ট পাচ্ছে, আপনারা সবাই দেখেছেন কিভাবে মারা হয়েছে। আর যে পাথরটা ছবি আমাদের কাছে এসছে, যদি ছুটতো আর ওই লোকাল ছেলেরা যদি একটা হেলমেট না দিত ওর মাথায়, তাহলে স্পট ডেথ হয়ে যেত। আর সেখানে মজা করছে, চ্যাংড়ামা হচ্ছে। কিসের সিআইডি? পুলিশকে তো ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছিল, তা সত্ত্বেও পুলিশ কি করে? এবং তারা লোকাল পিপুল নয়, আউটসাইডারদের বাইরে থেকে ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়েছিল। কি জবাব দেবে পুলিশ? হসপিটালকেও ভয় দেখাচ্ছে, ডাক্তারকেও ভয় দেখাচ্ছে, মানুষকেও ভয় দেখাচ্ছে, বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ভয় দেখাচ্ছে। এর উত্তর কিন্তু জনগণই দেবে। আজকের দিনটাই সব নয়। हमले में घायल अभिषेक बनर्जी को पहले कोलकाता के अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें कोलकाता के बेलव्यू हॉस्पिटल रेफर किया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने अभिषेक बनर्जी का चेकअप किया। इस दौरान उनकी छाती पर चोट के निशान के अलावा कोई गंभीर चोट नहीं दिखी। और इंटरनेशनल पैरा एथलीट चिराग त्यागी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल चिराग के साथी खिलाड़ी
यश खटीक को गिरफ्तार किया। यश पर चिराग को गोली मारने का आरोप है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने यश खटीक को पकड़ा है और पुलिस सूत्रों के माने तो उसने पूछताछ में हत्या करने की भी बात कबूल कर ली है। इसके साथ ही पुलिस ने चिराग की प्रेमिका, कोच और परिजनों से भी पूछताछ की। पुलिस अब चिराग की हत्या के पीछे मकसद पता करने की कोशिश में लगी है। शनिवार को चिराग का शव हिंटन इलाके के साई उपवन में मिला था और उनकी पीठ पर गोली का निशान था। वारदात के समय चिराग बेंगलुरु में हुई इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड जीतकर घर लौट रहे थे। इस जीत के साथ उन्होंने एशियन पैरा गेम्स में क्वालिफाई किया था। वो 100 और 400 मीटर दौड़ में भाग लेते थे। चिराग ने नेशनल और इंटरनेशनल मंचों पर शानदार प्रदर्शन कर देश का गौरव भी बढ़ाया था। यह प्रतीत हुआ कि किसी व्यक्ति के द्वारा इनकी गोली मार करके हत्या की गई है। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया जिसका नाम यश खटीक है। यश खटीक ने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि ये भी पैरालंपिक खिलाड़ी है और चिराग त्यागी के साथ ये भी पूर्व में प्रैक्टिस किया करता था। ये दोनों ही ब्लाइंड कैटेगरी के अंतर्गत एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। यश खटीक का कहना था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में चिराग त्यागी ने इसके विरुद्ध कुछ शिकायत और कंप्लेंट दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर इसका क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया था। इस बात से यश खटीक काफ़ी नाराज चल रहा था और इसी में बदला लेने के उद्देश्य से उसने पिस्टल से इसके ऊपर फायर करके इसकी हत्या कर दी है। पिस्टल की बरामदगी के लिए पुलिस टीमें भेज दी गई हैं। इस संदर्भ में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है कि इस घटना में और भी लोगों की जो संलिप्तता है उसके बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है। परिजनों से तहरीर लेकर के अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक बड़े टेरर मॉड्यूल का खुलासा करते हुए 9 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एजेंसियों के मुताबिक इन आरोपियों के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़े पाए गए हैं और नापाक मंसूबों वाले आतंकियों की ये ग्रुप दिल्ली, मुंबई के साथ साथ देश के कई प्रमुख शहरों में आतंकी हमलों की साजिश रच रहा था। पुलिस ने इन संदिग्ध आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों के हैंडलर्स देश के बाहर से इन्हें गाइड कर रहे थे। ये सभी 9 संदिग्ध दिल्ली, मुंबई, पंजाब से हैं और कुछ विदेशी भी हैं। ये सभी गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर भारत में हमला करने की साजिश रच रहे थे, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा एजेंसियों ने इन्हें अपने शिकंजे में ले लिया। वहीं जांच के दौरान आरोपियों के पास से 4 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं, जिन्हें बाद में NSG ने सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज किया। इसके अलावा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने 25 जिंदा कारतूस और 2 कॉपी ग्लॉक पिस्टल भी बरामद की गई हैं। हथियारों की एक खेप ड्रोन के जरिए भारत भेजी गई थी। एक पाक ISI बैक्ड गैंगस्टर लेड मॉड्यूल था, जिसमें पहले हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, एक को पुणे से, एक को झारखंड से। उनकी पूछताछ से पता चला कि मुंबई में और दिल्ली में कुछ अटैक्स के लिए टीम्स बन रही हैं, जिसके लिए कुछ हैंडलर्स हैं। तो मुंबई के कुछ 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने ये बताया कि मुंबई और दिल्ली में कुछ लड़कों को इकट्ठा करके दिल्ली और मुंबई के कुछ इलाकों की जो रेकी की गई थी, जिसमें रेलवे स्टेशन, मुंबई के कुछ पार्क्स, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस की वीडियो लिए गए थे। तो उन 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया मुंबई से। वहां से ये पता चला कि दिल्ली में एक पंजाब बेस्ड टीम पहुंच चुकी है, तो उस टीम को कल इंटरसेप्ट किया गया। उनसे 4 हैंड ग्रेनेड रात को करीब 1:30-2 बजे हमने बरामद किए, 2 वेपन्स और 25 कार्ट्रिजेस। ये सारे पाक बेस्ड थे और इनकी पूछताछ से ये समझ में आया कि पाकिस्तान बेस्ड कुछ हैंडलर्स हैं जो कि इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि मुन्ना जिगाड़ा, जो कि मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है और छोटा राजन केस में उसने अटैक में शामिल रहा है और 17 साल की उसने सजा भी काटी है बैंकॉक।